माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है। फ्रेंड्स, बाय द वे मैंने ये पैराग्राफ लिया है इस बुक से, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर है, विंग्स ऑफ फायर। सो फ्रेंड्स, मैंने उस पैराग्राफ पर कुछ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। आपको अपनी इंग्लिश का लेवल चेक करना है और इस पैराग्राफ को एक बार पढ़कर और इसका मीनिंग समझना है। क्या आप इस पैराग्राफ को पढ़कर समझ पा रहे हैं, या फिर जो भी अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं उससे आप एक्वेंटेड हैं, फैमिलियर हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश में उस वर्ड्स को यूज कर पाते हैं, या फिर उससे डेली यूज के सेंटेंसेस फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इस चैलेंज को प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अपने इंग्लिश का लेवल आप खुद ही चेक कर समझ लीजिए कि आप कितने दूध और पानी में हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और यदि जितना भी आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने इस पैराग्राफ को कितना समझा है। और यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, मैं हूँ आपको नेक्स्ट जो लेवल में आपको मैं इसका ट्रांसलेशन पूरे अच्छे से समझाने वाली हूँ। एक एक वर्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि आपको कितना % ये पैराग्राफ को समझ में आया है और आप कौन कौन सी वोकैबलरी इसमें से जानते हैं, कौन कौन से सेंटेंस में आपको डिफ़िकल्टी हुई। तो फ्रेंड्स, चलिए, यदि आपको पैराग्राफ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आपके इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा है। और यदि नहीं आया है तो मेरे साथ में वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम एक एक वर्ड को, एक एक वोकैबलरी को कैसे यूज़ करना है अपनी डे टू डे लाइफ में और कैसे इससे समझना है, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज द डेंजर दैट अ पर्सन विथ माई काइंड ऑफ बैकग्राउंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी उनके खुद के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर इस सेंटेंस में माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जो कि एक रूरल एरिया में है, रहता है, स्मॉल टाउन में रहता है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इस टाइप का व्यक्ति वो हमेशा एक खतरे की स्थिति में रहता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड और हुज पेरेंट्स हैड लिमिटेड एजुकेशन, और उसके जो माता पिता हैं उनकी बहुत कम शिक्षा हुई है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उस तरह का व्यक्ति जो होता है वो हमेशा एक डेंजर की स्थिति में होता है और ख़तरे की स्थिति में होता है। समाज के साथ में वो पेसअप नहीं कर पाता है, उसके समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे एक हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। तो वो इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं। अब देखिए, मैंने बैकग्राउंड को अंडरलाइन किया है। बैकग्राउंड का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, उसे हमने डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो बैकग्राउंड मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर घटना में आप जिस सर्कमटेंसेस में रहते हैं, जिस सिचुएशन में या कंडीशन में रहते हैं, उसे कहते हैं हम बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का सिनोनिम होगा बैकड्रॉप, सर्कमटेंसेस, कंडीशन, सराउंडिंग, उसे कहते हैं बैकग्राउंड। अब देखिए, इसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे हम यूज़ करेंगे। जैसे कहते हैं कि वो गरीब बैकग्राउंड से आती है, वो नर्सिंग बैकग्राउंड से है, या वो लॉ बैकग्राउंड से है, मतलब उसका प्रोफेशन लॉ है, या वो नर्सिंग बैकग्राउंड से तो वो उसका प्रोफेशन नर्स है, वो पेशे से नर्स है, या पेशे से वो डॉक्टर है। तो बैकग्राउंड मतलब भी होता है कि आपकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या भूमिका है। जैसे कोई व्यक्ति लॉ बैकग्राउंड के व्यक्ति को ढूंढ रहा है, तो वी आर लुकिंग फॉर समवन विद द बैकग्राउंड इन लॉ, इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर जैसे कोई घटना घटी है और कोई केस ऐसा हुआ है, उस पुलिस आके पूछताछ करती है, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था इस केस में, इस घटना में। तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। कैन यू गिव मी सम बैकग्राउंड ऑन द केस, मतलब क्या तुम मुझे बता सकते हो उस केस में पीछे क्या क्या हुआ था। तो कैन यू गिव मी सम बैकग्राउंड ऑन द केस। या फिर हम इस तरीके से कहते हैं शी हैज़ अ बैकग्राउंड इन नर्सिंग, शी हैज़ अ बैकग्राउंड इन डॉक्टर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर जैसे कोई व्यक्ति टीम को गाइड करता है, लेकिन वो
आगे आकर काम नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ गाइड करना चाहता है टीम को। तो इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं कि ही प्रिफर टू स्टे इन द बैकग्राउंड एंड वांट टू गाइड द टीम। वो बैकग्राउंड में रह के टीम को गाइड करना चाहता है, फ्रंट में आके शो ऑफ नहीं करना चाहता है। तो ही प्रिफर टू स्टे इन द बैकग्राउंड एंड वांट टू गाइड द टीम। तो इस तरीके से बैकग्राउंड को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, विल रिट्रीट इनटू अ कॉर्नर एंड रिमेन देयर स्ट्रगलिंग फॉर बेयर एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहा गया है रिट्रीट। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना, श्रिंक होना, सीमित होना, विदड्रॉ और ड्रॉबैक, रिटायर। तो रिट्रीट मतलब होना है अपने आप को बहुत ही सीमित कर लेता है एक कॉर्नर में, एक दुनिया में उसके लिए इतनी जगह नहीं होती है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कहना चाहते। तो रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, सीमित हो जाना, एक कॉर्नर में, एक कोने में वो सीमित हो जाती है उसकी दुनिया। एंड रिमेन देयर स्ट्रगलिंग फॉर बेयर एक्सिस्टेंस। फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्टक हो गया है, उसके जो सरकमटेंसेस है, उसकी परिस्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो फेसिंग हार्डशिप को फेस कर रहा है एंड बेयरली मैनेजिंग टू सर्वाइव विथ लिटिल होप फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव करने के लिए एक छोटी सी आशा लेकर उम्मीद के साथ जी रहा है कि उसका कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उसे कहते हैं हम रिमेन देयर स्ट्रगलिंग फॉर द बेयर एग्जिस्टेंस। तो जैसे कि ये एक्चुअली में होती है स्टेट ऑफ पॉवर्टी या ऐसी स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप होती है जिसमें कि बेसिक नीड के ऊपर ही से फोकस करता है व्यक्ति, जैसे कि फूड, शेल्टर और वाटर के लिए, एंड फेसिंग डेली चैलेंजेस टू अ सिंपल सर्वाइव। एक सिंपल सर्वाइव करने के लिए भी उसे बहुत ज़्यादा डेली रोज़ एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसके फूड, वाटर और पानी, कपड़ा, मकान तक ही उसकी बेसिक सुविधाएं रह जाती हैं। तो इस स्टेटमेंट से ये कहना चाहते हैं APJ अब्दुल कलाम जी कि इस तरह के बैकग्राउंड से जो व्यक्ति आते हैं उसके जीवन में बहुत ही खतरा होता है। वो हमेशा स्ट्रगल के लाइफ ही जीता है और उसे बेयर एक्सिस्टेंस के लिए छोड़ दिया जाता है अनलेस मतलब जब तक कि सम ग्रेट टर्न ऑफ सर्कमटेंसेस propel him into a more favorable environment। अब देखिए, बहुत ही खूबसूरत वोकैबलरी है, circumstances propels मतलब फ्रेंड्स देखिए, propels मतलब होता है कि किसी भी आपका जो भी डिसीज़न है या आउटकम है या एक्शन है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी ड्राइविंग फोर्स होती है जो उसको आप उस कारण से धक्का देकर वो आपको इस टाइप का आप डिसीज़न लेते हो। जैसे कि किसी की जॉब चली गई है, तो उस जॉब चले जाने के कारण उसको घर चलाना है, तो उसे कुछ भी करके एक नया बिजनेस खोलना पड़ेगा, है ना। तो उसे कहते हैं प्रॉपल मतलब होता है टू पुश और टू मूव फॉरवर्ड, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ना किसी कंडीशन के कारण से। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको और अच्छे से सर्कमटेंसेस प्रॉपर समझ में आए। द अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हिज जॉब प्रॉपल हिम टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। मतलब उसकी जो अनएक्सपेक्टेड, उसकी पता नहीं था उसकी जॉब चली जाएगी, तो उस जॉब के चले जाने के कारण प्रॉपल हिम, उसी ने उसके कारण उसे उस फोर्स ने, ड्राइविंग फोर्स ने उसे एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए फोर्स किया, बाध्य किया। या फिर द रिसेंट ड्रॉ प्रॉपल फार्मर्स टू सीक न्यू इरिगेशन टेक्निक। जो अभी हाल ही में जो सूखा पड़ गया, उस कारण से जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनके भीतर एक नई टेक्निक से किस तरीके से इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करने की नई टेक्निक को वो सीखने के लिए वो उत्सुक हो गए, खोजने लगे। तो ये एक कारण होता है जो कि आपके ख़राब सिचुएशन में आपको बाध्य करता है, आपके भीतर एक ड्राइविंग फोर्स जनरेट करता है, जिससे कि आप किसी नए काम को करने के लिए की शुरुआत करते हैं।
तो यहाँ पर इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि जब तक कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में हमेशा स्ट्रगल बनी रहती है, जब तक कि कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर फोर्स या ऐसा सर्कमटेंसेस सिचुएशन, उसके फेवरेबल सिचुएशन इन्वायरमेंट उसे ना मिल जाए जिससे कि वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी भी इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, गरीब थे और छोटे से टाउन में रहते थे, मिडिल क्लास थे, तो उन्होंने ये सब सफ़र किया, इसीलिए वो यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं। आई न्यू आई हैड टू क्रिएट माई ओन अपॉर्चुनिटी। आई न्यू देखिए, नो, न्यू, नोन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई जिसका मतलब होता है जानना। तो आई न्यू मुझे पता था कि मैं जानता था कि आई हैड टू क्रिएट, मुझे अपने खुद से ही, अपने आप से ही, हैड टू मतलब फ्रेंड्स ये मॉडल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा था। तो मुझे अपने लिए खुद के लिए ही अपॉर्चुनिटी मतलब मुझे अवसर खुद के लिए ही क्रिएट करने थे, अपने लिए खुद के लिए ही अपना रास्ता खोजना था। पार्ट बाय पार्ट मतलब दर बाय दर, और सब सिस्टम बाय सब सिस्टम, स्टेज बाय स्टेज मतलब हर कदम कदम पर थिंग्स स्टार्टेड मूविंग। तभी जाके यदि मैं अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी खोजूंगा तभी जाके मेरे लिए चीज़ें स्टार्ट होगी आगे बढ़ना। वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा कि ये जो एक प्रोजेक्ट पर, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसमें उन्हें एयरक्राफ्ट बनाना था, वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट आई लर्न दैट वंस योर माइंड स्ट्रेच टू अ न्यू लेवल इट नेवर गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। अब यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइन है फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी में इसे हमेशा याद रखना और इससे इंस्पायर होना इस लाइन से। तो इन्होंने कहा आई लर्न मतलब होता है मैंने सीखा, लर्न, इसमें LEARNED लर्नड भी होता है और LEARNT लर्नड भी होता है, दोनों ही फॉर्म सही है। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि पास्ट में काम हुआ है। तो उन्होंने कहा मैंने ये सीखा कि वंस योर माइंड स्ट्रेच, एक बार यदि आपका दिमाग जो है, व्यक्ति का दिमाग न्यू आइडिया को लेना शुरू कर देता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में, पहली पिछली अवस्था में नहीं आता है। तो अ मैन्स माइंड स्ट्रेच टू अ न्यू आइडिया नेवर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन मीन्स दैट्स वंस you have exposed or you have absorbed to new idea or perspective, your thinking and understanding are permanently change your मतलब तुम्हारी जो थिंकिंग है, तुम्हारी जो सोचने की क्षमता है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाती है, वो वापस अपनी पहली वाली अवस्था में नहीं आती। इस लाइन से इसका ये मतलब है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी यहाँ पर वही जो किया कि वो एक न्यू डायमेंशन में चले गए थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक नए आयाम से, होवरकास्ट को उन्होंने एयरक्राफ्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को सीख लिया था, इसीलिए वो यहाँ पर इस लाइन को लिख रहे हैं। जिसे मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लाइक आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप इसमें जो वोकैबलरी सीखेंगे, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, एक्सप्रेशन, तो आप एक बार सीख जाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आप वापस फिर वो ABCD नहीं पढ़ेंगे। अब आप एक नए डायमेंशन में आप इसके आगे का सोचेंगे, ना कि उसके पीछे का सोचेंगे। इस सेंटेंस से ये में नहीं निकलता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। ये पेज नंबर 1 हुआ। अब नेक्स्ट पेज नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एट दैट टाइम VK कृष्णा मेनन वॉज द डिफेंस मिनिस्टर। उस समय जो VK कृष्णा मेनन जी थे वो रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री थे। डिफेंस मिनिस्टर मतलब फ्रेंड्स रक्षा मंत्री थे। ही वॉज कीनली इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ अ स्मॉल प्रोजेक्ट। और वो जो रक्षा मंत्री जो VK कृष्णा मेनन थे वो इन APJ अब्दुल कलाम जी के इस जो एयरक्राफ्ट वाले प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कीनली इंटरेस्टेड मतलब दिलचस्पी, गहरी दिलचस्पी रखते थे। तो कीनली मतलब होता है गहराई से कोई काम को या ध्यान से किसी काम को करना या सोचना, तो गहरी दिलचस्पी को कहते हैं कीनली इंटरेस्टेड। तो देखिए फ्रेंड्स क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं कीनली के। कीनली मीन्स इंटेंसली और इन अ ईगर और एंथुजियास्टिक मैनर, मतलब किसी चीज़ को बहुत तीव्रता से, उत्साह से करना। जैसे कि इसे अपनी डे टू डे लाइफ के कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वी ऑल वॉच द फिल्म कीनली, हम सभी जो मूवी को कैसे देख रहे थे, फिल्म को बहुत ध्यान से देख रहे थे। या फिर उसे उसकी कमी का बहुत एहसास हुआ। तो हमें बहुत का मतलब होता है कीनली। ही फेल्ट हर लॉस कीनली। या फिर जैसे कहते हैं ना ये कार बहुत ज़्यादा महंगी है, तो द कार इज़ कीनली प्राइस्ड। या फिर जैसे हम कहते हैं कि उसे अपनी कम्युनिटी के जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उससे वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था। तो दे आर कीनली अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम ऑफ देयर कम्युनिटी। तो इस कीनली को हम इस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। विच ही
envisioned as the beginning of the indigenous development of India's defense इक्विपमेंट। अब जो मेनन सर थे वो डिफेंस मिनिस्टर, वो भविष्य में जो इस तरह के स्मॉल प्रोजेक्ट से अपनी जो रक्षा से संबंधित जो भी हमारे इक्विपमेंट बनने थे, शस्त्र बनने थे या फिर फाइटर प्लेन्स बनने थे अपने खुद के देसी, उनके बारे में वो भविष्य में संभावना के रूप में देख सकते हैं कि हम भी अपना खुद का फाइटर प्लेन बना सकते हैं, हम भी अपने इक्विपमेंट खुद बना सकते हैं, हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है और हम भी इस प्रोजेक्ट में काम आगे खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर कर सकते हैं। तो इनविजन मतलब फ्रेंड्स देखिए बहुत ही खूबसूरत वोकैबलरी है। इनविजन मतलब होता है भविष्य में संभावनाओं के रूप में कुछ देखना, मतलब कहते हैं इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, जैसे कहते हैं इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, विजुलाइज करना, विसेज करना। तो ये सारी की सारी इसके सिनोनिम हैं, विजुलाइज और इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इसे कहते हैं इनविजन। और इंडिजीनियस मतलब फ्रेंड्स होता है नेटिव, स्वदेशी, देशी, लोकल, एंडेमिक, ये सारे के सारे होते हैं इंडिजीनियस। तो जैसे इंडिजीनियस अपने खुद के स्वदेशी चीज़ें, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, हीज बुक ओपन मैनी रीडर्स आइज टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिजीनियस प्लांट, मतलब उसकी जो किताबें थी उसने बहुत सारे पाठकों की आंखें खोल दी अपने खुद के जो स्वदेशी पौधे थे उनके सुंदरता के प्रति, नेचुरल ब्यूटी के प्रति बहुत सारे रीडर्स की, पाठकों की आंखें खोल दी। उसकी बुक इतनी अच्छी थी, उसने बहुत सारा डिस्क्राइब करके रखा था कि किस तरीके से स्वदेशी अपने जो छोटे छोटे प्लांट्स है उसमें कितने ज़्यादा गुण हैं, उसके भीतर कितनी नेचुरल ब्यूटी है। तो इंडिजिनियस मतलब होता है स्वदेशी, लोकल, नेटिव, जैसे अपन कहते हैं नेटिव एक स्पीकर मतलब देसी। तो अब यहाँ पर इंडिजिनियस का मतलब है देसी। तो अपने खुद के हम इक्विपमेंट बना सकते हैं, ऐसा जो है डिफेंस मिनिस्टर मेनन जी अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगे। वेनेवर ही वॉज इन बैंगलोर, वो कहते थे कि जब भी, वेनेवर मतलब जब कभी भी, ही वॉज इन बैंगलोर, जब भी वो बैंगलोर में होते थे तो ही ऑलवेज फाउंड सम टाइम टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो वो कहते थे कि जब भी कभी वो बैंगलोर में होते थे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ टाइम निकाल के हमारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करने आते थे। तो रिव्यू मतलब होता है एनालिसिस करना, समीक्षा करना, इवैल्यूएशन करना, असेसमेंट करना। तो रिव्यू का सिनोनिम होता है एनालिसिस, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, उसे कहते हैं रिव्यू। अब हीज़ कॉन्फिडेंस इन आवर एबिलिटी इग्नाइटेड आवर एंथुजियाज्म। फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत जो वोकैबलरी है कि इनका जो कॉन्फिडेंस था हमारी एबिलिटी पे, हमारी क्षमताओं पे उनका भरोसा था डिफेंस मिनिस्टर का। इग्नाइटेड आवर एंथुजियाज्म, इग्नाइटेड मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रज्वलित करना, या जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ में और उसके भीतर जोश ला देना या ज्वाला धधका देना। जैसे कि कहते हैं ना इंजेक्टेड मतलब प्रज्वलित करना। जैसे कि किसी को तुमने कुछ ऐसे ख़राब शब्द कह दिए तो वो ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसको भड़का देने को कहते हैं इग्नाइटेड। तो द वर्ड्स इग्नाइटेड न्यू फ्यूरी इन हिम, मतलब उसके जो शब्दों से उसके अंदर फिर से गुस्सा जागृत हो गया। या फिर कहते हैं द फायर वॉज इग्नाइटेड बाय स्पार्क, जो आग चिंगारी से लगी थी। या द पेपर इग्नाइटेड ऑन कॉन्टेक्ट विथ स्पार्क, जो पेपर में जो आग लगी थी वो किसके स्पर्श में आके, चिंगारी के स्पर्श में आके लगी थी। तो इग्नाइटेड मतलब होता है किंडल और ट्रिगर, स्पार्क, इसे किसके सिनोनिम्स हैं। अब देखिए एंथुजियाज्म मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट, किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, इंटरेस्ट होना, ईगरनेस होना, या फिर जो किननेस होना। तो ये सारे एंथुजियाज्म के सिनोनिम हैं। अब देखिए उनके जो भरोसा था APJ अब्दुल कलाम जी के प्रोजेक्ट के ऊपर, उनसे APJ अब्दुल कलाम जी की जो टीम है उन्हें बहुत ज़्यादा उत्साह मिला। आई वुड एंटर द असेंबली शॉप लीविंग माई अदर प्रॉब्लम्स आउटसाइड जस्ट एज माई फादर यूज टू एंटर द मॉस्क फॉर प्रेयर लिविंग हिज शूज़ आउटसाइड। अब वो कहते हैं कि आई वुड एंटर में कैसे असेंबली शॉप, मतलब जहाँ पर उनका वर्कशॉप था, जहाँ पर वो उस एयरक्राफ्ट को बनाने की तैयारी करते थे, मतलब उनके प्रोजेक्ट को का सारा हार्डवेयर का सामान बनाते थे, उस असेंबली में वो कैसे घुसते थे, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बाहर रखते थे
ठीक उसी तरह जैसे उनके पिताजी मस्जिद में प्रेयर करने के लिए जब घुसते थे तो अपने जूतों को जैसे बाहर रखते थे, वैसे ही वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बाहर रखकर पूरा का पूरा फोकस करते थे उस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो देखिए वुड और यूज़ टू को मैंने इसीलिए यहाँ पर अंडरलाइन किया है क्योंकि वुड और यूज़ टू वो सारे के सारे फ्रेज हैं जो कि पास्ट में कोई एक्टिविटी को हम प्रेजेंट टाइम में शो करने के लिए वुड या यूज़ टू यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, माई फादर यूज़ टू से दैट, मेरे पिताजी ऐसा कहा करते थे। या फिर वी यूज़ टू गो स्कूल टुगेदर, हम साथ में स्कूल जाया करते थे। तो पास्ट में हम जाते थे और प्रेजेंट टाइम में हम इसको बताना चाहते हैं तो यूज़ टू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैंने इसके यूज़ टू को बहुत डिस्क्राइब भी किया है अच्छे से, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी यूज़ टू वाली वीडियो देख सकते हैं। बट नॉट एवरी वन एक्सेप्टेड कृष्णा मेनन्स ओपिनियन अबाउट GEM। अब देखिए GEM है ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन, जो कि एयरक्राफ्ट के लिए पहले बनानी थी, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। इसका फुल फॉर्म है GEM का ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन। तो ये कहना चाहते हैं APJ अब्दुल कलाम जी कि कृष्णा मेनन ही हमारे ऊपर भरोसा करते थे, बाकी और किसी को हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर उनकी जो राय के ऊपर, ओपिनियन मतलब होता है राय, तो उनकी राय के ऊपर और किसी को इतना भरोसा नहीं था। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि सच में भी ऐसी मशीन ये लोग बना देंगे, ये एक मतलब हवाई बात है, वो ऐसा सोचते थे बाकी लोग। तो कृष्णा मेनन किंतु उनके जो इस काम को समझ पा रहे थे कि हाँ भविष्य में इनविजन हो रहा था, उन्हें दिख रहा था कि हाँ ये कुछ करके दिखाएंगे बहुत बड़ा। ये इस लाइन में लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आवर एक्सपेरिमेंट्स विद द अवेलेबल पार्ट एंड कंपोनेंट डिड नॉट एग्जैक्टली डिलाइट माय सीनियर कलीग्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे और वो जो भी पार्ट बना रहे थे उस एयरक्राफ्ट का, वो उनके जो सीनियर थे कॉलीग्स थे, उनके सीनियर साथी थे, जो बड़े साथी, वो उनको इतना खुश नहीं कर पा रहे थे। डिड नॉट एग्जैक्टली डिलाइट मतलब देखिए बहुत ही खूबसूरत वोकैबुलरी, और हम किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिलाइट मतलब होता है प्लीज़, हैप्पीनेस, जॉय, प्लीज़ ग्रेटली, बहुत ज़्यादा किसी को खुश कर देना, चार्म, एन्चैंट, ये सारे के सारे इसके वोकैबुलरी है। तो किसी भी चीज़ को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसके क्या क्या सिनोनिम हैं। तो जैसे कि आपको जो आप खेल रहे हैं ना गेम, उसमें भी आपको अच्छा लगेगा, आप क्वेश्चंस के ठीक से आंसर दे पाएंगे। तो डिलाइट मतलब होता है प्लीज़, किसी को भी प्लेजर देना, या फिर हैप्पीनेस, जॉय, खुशी देना, तो उसे कहते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम जी, वो इतना ज़्यादा उनके सीनियर लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। तो डिलाइट को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट। जैसे कि आप कहीं स्टेज पर आपको कभी 2 शब्द कहने के लिए कहते हैं, तो वहाँ पर आप इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं कि आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट, मतलब मैं इस जो इवेंट का हिस्सा होकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इस तरीके से आप इसे अपने सेंटेंस स्टार्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा बना सकते हैं, शी टुक ग्रेट डिलाइट टू टीसिंग हर यंगर ब्रदर, मतलब उसे अपने छोटे भाई को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। तो आप इसे प्रेजेंट टाइम में ऐसा बना सकते हैं, शी टेक्स ग्रेट डिलाइट टू टीसिंग हर यंगर ब्रदर, तो उसे अपने छोटे भाई को टीस करने में, चिढ़ाने में, परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर डिलाइट को यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अब देख, मैनी इवन कॉल्ड अस द ग्रुप ऑफ एक्सेंट्रिक इन्वेंटर्स इन परस्यूट ऑफ एन इम्पॉसिबल ड्रीम। फ्रेंड्स देखिए, मैनी इवन कॉल्ड अस मतलब हमें बहुत सारे लोग इस तरीके से कहते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सेंट्रिक इन्वेंटर्स फ्रेंड्स किसे कहते हैं? जैसे कोई पागल साइंटिस्ट को कहते हैं ना, मतलब पहले एक्सेंट्रिक का मीनिंग देखते हैं। एक्सेंट्रिक का मीनिंग फ्रेंड्स होता है अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ ऑड और अनयूजुअल वे, जो एक अजीब तरह का जिसका आचरण होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसके सिनोनिम होते हैं एक्सेंट्रिक के अनकन्वेंशनल, जिसे बोलते हैं ना अपरंपरागत, तो अनकन्वेंशनल, अनकॉमन, एबनॉर्मल, इरेगुलर, ऑड, एनोमलस, ये सारे एक्सेंट्रिक के सिनोनिम हैं। बहुत ही खूबसूरत वोकैबुलरी है। और एक्सेंट्रिक जो इन्वेंटर्स मतलब जो खोज करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उसे कहते हैं इन्वेंटर्स। तो उसे कहते हैं एक्सेंट्रिक इन्वेंटर मतलब मैड साइंटिस्ट।
तो मतलब दे आर इंडिविजुअल नोन फॉर देयर अनयूनिक और अनकन्वेंशनल आइडियाज़, मतलब उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो सोसाइटी उनसे एक्सेप्ट नहीं करती है, और सोसाइटी को लगता है कि वो ज़बरदस्ती किसी बाउंड्री को में धक्का अपना सिर फोड़ रहे हैं किसी इम्पॉसिबल चीज़ को करने के लिए, कोई असंभव को संभव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एक आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जो वायरलेस कम्युनिकेशन बनाना चाहते, तो देखिए उस समय जब वो वायरलेस कम्युनिकेशन की उन्होंने खोज की तो उस समय लोग सोचते थे कि बिना वायर के कोई कैसे बात कर सकता है। तो उस समय उनके लिए वो एक ऐसा लगता था कि असंभव काम को करना चाहते हैं। या फिर उन्होंने जो अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो उन्होंने काम किया, जो टेस्ला सन ने, तो वो भी उन्हें ऐसा लगता था कि अरे ये कभी हो ही नहीं सकता है। या फिर जैसे हमारे आइंस्टाइन जो थे हमारे, वो कैसे, उनका भी पर्सनालिटी कैसी थी, एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी थी। वो एक जीनियस लोग थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर काम किया। या फिर आइजैक न्यूटन जो थे, जिन्होंने ग्रेविटी दी, उनका भी बिहेवियर था कैसा था, एक्सेंट्रिक बिहेवियर था, एक अनयूजुअल, एक अनकन्वेंशनल, एक असाधारण उनका व्यवहार था। और जिन्होंने थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की, लाइट बल्ब की खोज की, तो उस समय लोग क्या सोचते थे कि ऐसा कोई बना ही नहीं सकता है। तो उसे कहते हैं, जैसे मैड साइंटिस्ट कहते हैं, पागल साइंटिस्ट की तरह। वो बोलते थे कि ऐसे इम्पॉसिबल ड्रीम है, जो ये सपना कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो परस्यूट मतलब किसी काम को करने की कोशिश करना। आई बीइंग द लीडर ऑफ द नेवीज़, मतलब मैं यहाँ पर आई APJ अब्दुल कलाम, ये कॉमा फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है, गलती से टाइप हो गया है। तो आई बीइंग द लीडर ऑफ द नेवीज़ मतलब फ्रेंड्स होता है जो मतलब मैनुअली जो वर्कर्स होते हैं ना, उन्हें कहते, तो वर्कर्स के लीडर थे APJ अब्दुल कलाम जी। वॉज अ पर्टिकुलरली इन्वाइटिंग टारगेट, तो वो कहते थे कि मुझे ही पर्टिकुलरली मतलब होता है स्पेशली, और मुझे ही पर्टिकुलरली वो टारगेट करते थे कि ये लीडर जो है वही जो एक्सेंट्रिक इन्वेंटर्स है, पागल साइंटिस्ट है। तो आई वॉज रिगार्डेड एज येट अनदर कंट्री पम्पकिन हु बिलीव्ड दैट राइडिंग द एयर वॉज हिज डोमेन। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वोकैबुलरी, बम्पकिन मतलब फ्रेंड्स जानते हो क्या होता है? बम्पकिन मतलब होता है गांव का, देहाती बोलते हैं ना। जैसे इसके सिनोनिम देखिए बम्पकिन के हैं, एन अनसोफिस्टिकेटेड मतलब फ्रेंड्स पता है, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है जो एडवांस्ड है, और अनसोफिस्टिकेटेड मतलब जो नॉट एडवांस्ड। जैसे कहते हैं ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट है, मतलब वो बहुत ही एडवांस्ड रेस्टोरेंट है, या सोफिस्टिकेटेड जो है हॉस्पिटल है, बहुत एडवांस्ड हॉस्पिटल है। तो अनसोफिस्टिकेटेड मतलब जो कि एडवांस्ड नहीं है, ऑकवर्ड पर्सन है, फ्रॉम कंट्री साइड मतलब गांव, कंट्री साइड मतलब गांव का, देहाती पर्सन है, और कंट्री कुजिन है, योकेल है, ये सारे सिनोनिम हैं। अनसोफिस्टिकेटेड और ऑकवर्ड पर्सन, फ्रॉम कंट्री साइड, योकल और रस्टिक, ये सारे के सारे बम्पकिन गांव का, देहाती के सिनोनिम है। तो जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ, शी थॉट टॉम इज़ बिट ऑफ कंट्री बम्पकिन पढ़ेंगे इसे बेटा, पम्पकिन नहीं है बम्पकिन। तो शी थॉट टॉम अ बिट ऑफ कंट्री बम्पकिन, कि उसने सोचा कि जो टॉम है वो एक गांव का देहाती है थोड़ा सा। तो यहाँ पर कंट्री बम्पकिन वो जो कह रहे हैं APJ अब्दुल कलाम को कि आई वॉज रिगार्डेड एज, मुझे उन्हें इस तरीके से कहा जाता था कि ये तो देहाती है, गांव का बम्पकिन है, और जो कि हमेशा राइडिंग द एयर वॉज हिज डोमेन, और उसे हवा में उड़ने की हमेशा इसका इन लोगों का जो देहात गाँव से आते हैं वो हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं, इनका हमेशा सपने ही देखते रहते हैं, ऐसा लोग इनके बारे में कहते थे। तो द वेट ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट अस बटरेस्ट माई एवर ऑप्टिमिस्टिक माइंड। अब उन्होंने कहा वेट ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट अस, मतलब जो उनके विरोध में लोग बहुत ज़्यादा थे। तो बटरेस्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना। तो जैसे कि बटरेस्ट वॉल होती है, तो बटरेस्ट मतलब किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना। माई एवर
ऑप्टिमिस्टिक माइंड, ऑप्टिमिस्टिक मतलब फ्रेंड्स होता है आशावादी होना। तो वो कहते थे कि जो लोग मेरे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में थे उस कारण से मेरे भीतर और आशावादी मैंने होप, आशा, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, होप, उनके भीतर और ज़्यादा आशावादी एक होप जागृत हो गई कि नहीं मैं तो ये करके दिखाऊंगा ही सही। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ का ये सब मीनिंग निकल रहा है। तो फ्रेंड्स आप ये जो छोटे छोटे जो भी आप इसमें गेम खेल रहे हैं उससे भी आपको ये वोकैबुलरी आराम से याद हो गई होगी, और किस तरीके से आपको इसे अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, किस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, वो भी आप सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पता है, क्योंकि इससे आपने बहुत कुछ सीखा है। तो प्लीज़ अब एक छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरीके के और वीडियो लाती रहूं, इस बुक को कंप्लीट करके आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड करूं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स छोटी छोटी वोकैबुलरी याद करके आप अपनी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अनसीन पैसेज को सीखने का ये सबसे बेटर तरीका है। तो ये जो है मे बी आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और आप जब एक बार इस तरीके से पढ़ना, बुक पढ़ना, रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो आप बहुत सारे नए नए वर्ड्स से, सेंटेंसेस से एक्वेंटेड हो जाते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में से यूज़ करना सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और गेम ज़रूर खेलें जो मैंने इसमें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करें चैनल को जिससे मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए पैराग्राफ के साथ में। सो फ्रेंड्स टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।